Bohr's model of atom. In order to overcome the objection raised against the Rutherford model of an atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of atoms. तो बोर्स ने क्वेश्चन उठाया है ना, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था। तो उन्होंने अपना व्यू रखा, ठीक है, अपना एटम्स के बारे में मॉडल रखा कि किस तरह से होता है। ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एंड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू इनसाइड। तो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन होते हैं, या जिनके ऑर्बिट्स होते हैं एटम्स के अंदर, वो ऐसा नहीं है कि सबको अपने अंदर आने देते हैं। उनका एक पर्टिकुलर क्या है, एरिया है या पाथ है ना, एरिया नहीं कहेंगे, पाथ कहेंगे, ठीक है। वाइल रिवॉल्विंग डिस्टेंस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और उन्होंने एक और बात बताया कि जब वो रिवॉल्व होता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बताया था कि, या उसके डिमेरिट्स ये थे या ड्रॉबैक्स में ये बताया गया कि वो जब वो मूव करेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा, तो वो उनके हिसाब से तो अनस्टेबल होना चाहिए। पर उन्होंने बताया कि जब वो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तब वो एनर्जी ही रिलीज़ नहीं करेगा, है ना, एनर्जी रिलीज़ नहीं करता है, यही उन्होंने कहा, ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते, तो दो ही बात उन्होंने कहा था। नील्स बोर 1862 was born Copenhagen on 7 October 1885. He was appointed professor of physics of Copenhagen University in 1916. He got Nobel Prize. His work was structure of atoms. उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स के लिए 1922 में। Among Professor Bohr's numerous writing, 3 appearing books. उनके कुछ ऐसे बुक्स, फेमस बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें से द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कंस्टिट्यूशन, दूसरा एटॉमिक थ्योरी है, तीसरा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। These orbits or cells called energy levels in atoms are shown. तो उन्होंने जो बताया था कि ऑर्बिट्स, या हम इनको सेल्स भी बोलते हैं, इसके पाथ को ऑर्बिट्स या सेल्स कहते हैं, जो हर एक का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। तो एग्जांपल के लिए उन्होंने ये फ्यू एनर्जी लेवल्स ऑफ एन आइटम, तो उन्होंने बता रखा है जो सबसे अंदर वाला होता है वो, यानी इनसाइड होता है, सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है। पहला सेल को हम के सेल बोलते हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम और लास्ट को एन। उन्होंने ये बताया कि पहले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, है ना, सॉरी मिनिमम 2 रह सकते हैं, उसी तरह से एल में भी 2 रह सकते हैं, एम में 3 रह सकते हैं और 4 में, चौथे में 4 हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। These are orbit cells represent by letter K, L, M, N और the numbers N 1 2 3, या तो 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं या तो K, L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल। अभी तक हमने 3 पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, और ये चौथा है न्यूट्रॉन। हालांकि न्यूक्लियस को हम उसमें नहीं मानते हैं क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द एटम्स होता है, लेकिन जो तीसरा है वो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वी हैड नो चार्ज, मास नियरली इक्वल डैट ऑफ द प्रोटॉन। तो इसका कोई चार्ज नहीं होता है और इसका जो मास होता है लगभग प्रोटॉन के आसपास होता है। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल आइटम्स। न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सभी आइटम्स में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर। इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एन, तो इसको हम एन इन्वर्टेड कॉमा से प्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ एन आइटम इज देयरफॉर गिवन द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो किसी आइटम का मास निकालने के लिए, क्या होगा, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, वो हमें पता चलेगा एटॉमिक मास, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मासेस जो होंगे प्रोटॉन के, नंबर ऑफ मासेस होंगे न्यूट्रॉन को, उसको हम निकालने के लिए, या एटॉमिक मास निकालने के लिए, तो ये हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑर्बिट्स में या शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स आइटम वाज सजेस्ट बाय वोर्स एंड बरी। तो उन्होंने दो लोगों ने इसको सजेस्ट किया था किस तरह से होता है। द फॉलोइंग रूल्स फॉलोड राइटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी और सेल्स। तो उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए हैं कि किस तरह से इसको हम मैक्सिमम और मिनिमम नंबर एक ऑर्बिट्स में रख सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनिशियली इज गिवन बाय द फार्मूला 2n²। इसमें एक फार्मूला यूज़ करते हैं 2n² वेयर n इज़ द ऑर्बिट या नंबर कह सकते हैं एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 to 3। हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल एज फॉलोज। तो मैक्सिमम तो फर्स्ट सेल में क्या हो सकता है 2 है ना, क्योंकि हम 2 तो लेते ही हैं। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 ले रहे पावर 2। उसी तरह से एल सेल में क्या हो जाएगा है ना, सब में 2 रहेगा, ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे चेंजेस आ रहे देखो है ना, जैसे इसमें था ना, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे n = 1, n = 2, n = 3, 4। ठीक है, ये सेल्स हो गया तुम्हारा। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट हमारा क्या होता है के शेल होता है ना। तो उसको हम फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं 2n² है ना। तो 2 इंटू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा 2 है ना। सेकेंड ऑर्बिट में 2 के पावर 2 हो जाएगी। थर्ड ऑर्बिट में 3 के, यानी कि मैक्सिमम जो है फर्स्ट सेल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 है ना। एल सेल में कितना हो सकता है 8, एम सेल में कितना हो सकता है 18 और लास्ट सेल में कितना हो सकता है 30। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हो सो ऑन। इसी तरह से तो हो सकता है अगर आगे सेल वैसे के एलिमेंट से ज़्यादा सेल में जो तो इसमें लगभग सभी आइटम्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो पाथ हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि कैसे हम किसी को इसके लिए भाई एक एग्ज़ाम्पल भी कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल क्या करें, जैसे हाइड्रोजन का H2O होता है ना। तो हाइड्रोजन का अगर हम हाइड्रोजन का बनाएंगे, यहाँ पे बना तो है देखो हाइड्रोजन का है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है यहाँ तो 1 होता है ना इसका तो बनाने की ज़रूरत है क्या है। जैसे यहाँ पे कुछ बता भी रखा है यहाँ पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसको देख लीजिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय आउटर मोस्ट इज ऑर्बिट 8। मैक्सिमम नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodate in the given cell unless inner cells are filled, that is cells filled with the step wise manner। तो हम अपनी मर्जी से नहीं भर सकते हैं, हमें वो देखना होगा कि मतलब किस पहले सेल में 2 हैं, ठीक है, दूसरे सेल में 8 है। अगर मान लिया ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया पहले सेल में अगर 2 है तो हम उसमें 3 डाल देते हैं, नहीं है ना। वो जितना एकोमोडेट कर सकता है उसी के हिसाब से। एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स सिमेट्रिकली। तो ये पहले 18 एलिमेंट के तुम्हें पहले से ही बता रखा है कि कैसे ऑर्बिट्स में फिक्स होंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। अगर तुम्हें हाइड्रोजन का करना हो तो 1 एटॉमिक मास होता है इसका। ऐसे हीलियम का 2 होता है, हीलियम का, लिथियम का 3 होता है टोटल। तो पहले में 2 आएगा, बचा हुआ 1। उसी तरह बेरिलियम का उसमें कितने होते हैं 4। तो 2 इनर में तो होगा ही पहले सेल में है ना, दूसरे सेल में जो बच गए। उसी तरह से ब्रोन है ना, कार्बन, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन, सोडियम। अब देखो सोडियम में हो गया कितना 2, ये हो गए और 8 ये हो गए, क्योंकि दूसरे में मैक्सिमम 8 है ना। 8, 2, 10 और 1 11। देखो एटॉमिक नंबर कितना है 11 है ना। तो ठीक है, तो इसको सेल में ये यानी कि अगर हम सेल में बांटे तो 2, 8, 0, यानी कि पहले और दूसरे सेल में खत्म और 1 बच जाता है ना बाहर वाले सेल में। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम। तो ये एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे दिया गया ना, इसी को रिप्रेजेंट इसी तरह से किया गया। अगर इसको फॉर्मूले में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन एंड आइटम आर अरेंज डिफरेंट शेल्स ऑर्बिट। अभी हमने सीख लिया है कि
ऑर्बिट या सेल्स में कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं आइटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, ठीक है, सेल्स, इसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी के आधार पर 10th में क्वेश्चन आता है बैलेंस, और उसमें ऐसा नहीं रहेगा, ये वाला नहीं बना पाएगा, ये थोड़ा स्ट्रक्चर हो गया। उसमें रहेगा इक्वेशन, ऐसा रहेगा जैसे कोई कैप इक्वेशन लिखा होगा, एग्जाम्पल Fe(O2 + 2Fe), एग्जाम्पल, ऐसी गलत लिखा होगा, लेकिन अब इसको बैलेंस करना है, तो तुम्हें ये बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 है ना, आयरन का आइटम्स कितना है? 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 है, और इधर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन आएगा, तो पहले से लिखा होगा, है ना। और जो एटॉमिक जो हम बैलेंस करते हैं वो हमेशा ऊपर लगाते हैं, कभी इधर नहीं लगाते हैं। तो ये इसी के बेस पे तुम्हें बैलेंसिंग करना आएगा, ठीक है। Accommodate a maximum number of 8 electrons, it was observed that items of elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show the little chemical activity. In other words, इसमें बता रहा है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। इट ऑब्जर्व दैट आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स कम्प्लीटली फिल विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो हम जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें हम मैक्सिमम 8 कर, सो द लिटिल एक्टिविटी, इन अदर वर्ड्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ बैलेंसिंग 0। तो दूसरे शब्दों में कहते हैं बैलेंसिंग क्या होता है? किसी चीज़ को कंबाइन करना और बैलेंस करना। ऑफ दिस इनर्ट एलिमेंट इसके अलावा कुछ इनर्ट गैस होते हैं, है ना, जैसे हीलियम हो गया। हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल एंड ऑल द एलिमेंट्स हैव आइटम्स, हीलियम आइटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंड, यहाँ पे हीलियम है मैंने 2 आउटर, है ना, यहाँ पे 2 है, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ आइटम्स एलिमेंट हीलियम आइटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव आइटम विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इसमें बोल रहा है हीलियम में जो आउटर मोस्ट होता है, बाकी समय तो 8 होता है, लेकिन इसमें क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस क्या है? इनर्ट गैस है या इनर्ट एलिमेंट है। इनर्ट गैस उसे कहते हैं जो बहुत स्टेबल और एकदम शांत होता है अनटिल उसको कोई बाहर से फोर्स ले आए। और तुम्हें पता है जो व्यक्ति शांत होता है वो बहुत खतरनाक होता है। मतलब कहावत है कि जो व्यक्ति शांत होता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, और जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो नॉर्मली कुछ होता नहीं है ना। तो the combining capacity of atoms element, there is tendency to react from form molecules and items same or different element, thus explained as attempt to attain fully filled outermost cell. An outermost cell which had 8 electron was said possess of octet. ये तो सबको पता है कि ऑक्टागन या ऑक्टेट हम कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को। Items would thus react so that achieve an octet outermost cell. This was done by sharing or gaining or losing electron. तो हम इसी को हम गेनिंग और शेयरिंग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस्ट शेयर एज टू मेक ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल गिव्स डायरेक्टली कंबाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट दैट बैलेंस डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आइटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन आउटरमोस्ट सेल, देयरफॉर ईच वन ऑफ देम लूज 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे इसमें क्या हो रहा है कि एक लूज़ भी कर रहा है और एक गेन भी कर रहा है, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में क्या है? 2 ही है। आउटरमोस्ट सेल में क्या है? 2 ही है ना। सो दिस सेट है बैलेंसी 1, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है? बैलेंस है। कैन यू टेल व्हाट बैलेंसी मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम? तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का बैलेंस 12 और 13 है, एटॉमिक नंबर है ना। इट इज़ 2 और 3 रिस्पेक्टिव ऑफ, बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है। इन इट आउटर मोस्ट सेल एंड एल्युमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल। तो मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 2 होता है। तो मैग्नीशियम का देख लेते हैं इसमें, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में क्या होता है? 2, और एल्युमिनियम के कितने होते हैं? 3, है ना। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइटम क्लोज टू द फुल ऑफ कैपेसिटी एंड बैलेंस डिटरमाइन डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन आइटम्स हैज 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन है इसमें गिरा, है ना।
फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना है, 7 है ना. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन एटम है 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल एंड द वैलेंसी कुड बी 7. तो वैलेंसी कितना होना चाहिए, बट इट ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन. तो अगर मान लिए उसके आउटर 2 है ना, यहाँ पे टोटल उसकी बैलेंसिंग कितनी है फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर कितना है टोटल, फ्लोरीन के 9 है ना. तो यानी कि पहले जो ऑर्बिट्स होगा उसमें 2 होगा और इसमें कितना होगा, 7 है ना. समझ में आ रहा है, तो इसमें 7 हो गया. तो अब ये बताओ इसको एक देने में फ़ायदा है कि मतलब और इसके साथ अगर दूसरा कोई है ना, अगर इसको मैग्नीशियम दिया हुआ है ना, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितना है, 3 है. मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितना है, मैग्नीशियम 3 ही 2 है ना, 2 है आउटर मोस्ट में. ठीक है, मान लिया और एक सेल बनेगा, तो आउटर मोस्ट में मान लिया अगर 2 है तो इसको देगा है ना, तो फ़ायदा है कि ये 7 इसको दे देगा तो फ़ायदा है ना. तो वही बोल रहा है ये बात कि एक लूज़ करने ज़्यादा अच्छा है बजाय 7 लूज़ करने के, है ना. तो वही बोल रहा है फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन हैंस, और ये तभी ये बैलेंसिंग कहलाएगा. सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट एंड गिव्स यू बैलेंस 1 फ्लोरीन एंड बैलेंसिंग कैन बी कैलकुलेटेड सिमिलर मैनर ऑफ ऑक्सीजन. उसी तरह से ऑक्सीजन का कर सकते हैं. तो हम इस तरह से इसमें बैलेंसिंग दिखा सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में. अगर स्ट्रक्चर में तुम्हें कोई बैलेंस करना दिखाए तो हम इस तरह से एक जिसमें कम पड़ रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि आउटर मोस्ट सेल में हमें मैक्सिमम कितना करना है, 8. अगर हम दूसरे में ज़्यादा मान लें, दूसरे में 3 है तो हमें 5 देना पड़ेगा. लेकिन अगर हम देख रहे हैं इसमें 5 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, उससे गेन करवा लेंगे बजाय लूज़ करने के. अभी समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ, है ना. ये चीज़ ध्यान रखना है. Therefore in items each element has definite combining capacity called valency. और इसी को combining capacity को हम valency कहते हैं. Valency first 18 elements is given in the last column table 4.0. हमने पीछे देखी लिया इसको. अब क्विक जल्दी थोड़ा बहुत ये इसके है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये तो पहले से पता है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. वी नो एटॉमिक नंबर, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम. हम जानते हैं प्रोटॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है किसी भी आइटम में. इट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आइटम विच डिटरमाइन एटॉमिक इज डोनेटेड बाय जी. तो प्रोटॉन को जेड से किसे डोनेट करते हैं, जेड से. ऑल आइटम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर. एलिमेंट डिफाइंड प्रोटॉन्स देन पॉजेज हाइड्रोजन. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, बिकॉज हाइड्रोजन आइटम ओनली 1 प्रोटॉन. इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1. ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. सिमिलरली कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 6 है ना. देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इसलिए एटॉमिक नंबर को हम किससे डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो जितना प्रोटॉन होगा उतना एटॉमिक नंबर होगा. किसी भी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन होगा उतना क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा. उसी तरह से मास नंबर. आफ्टर स्टडिंग प्रॉपर्टीज सम एटॉमिक पार्टिकल्स. अभी हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने पढ़ लिए हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है. वी कंक्लूड दैट मास ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर ड्यू टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलोन. दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ आइटम. और ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में. हैंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लोन्स. इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लोन्स. देयरफॉर द मास ऑफ एन आइटम रिसाइड इन न्यूक्लियस. और इसका मास कितना है, न्यूक्लियस में होता है. फॉर एग्जांपल कार्बन का यूनिट्स मास कितना होता है, 12 यूनिट, बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन. उसमें 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है. इसीलिए 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. ठीक है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट कितना हो जाएगा, 12. सिमिलरली मास ऑफ एल्यूमिनियम. मास पढ़ रहे हैं, अब एटॉमिक नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मास, है ना. तो मास 27 होता है, तो 13 प्रोटॉन होगा और 14 न्यूट्रॉन होगा. समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड है. द मास इज डिफाइंड एज सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. तो मास कैसे डिफाइन किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ
प्रोटोन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास नंबर, है ना। मास नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटोन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? ठीक है। मास ऑफ सिंबल ये लिखने का तरीका है, ऐसे ही इसलिए बता रहा है यहाँ पे ऐसे। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? इन द नेचर ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव आइडेंटिफाइड विच हैव सब एटॉमिक नंबर, जो नेचर में पाया जाता है प्राकृतिक रूप में, बट अ डिफरेंट मास नंबर, पर उनके मास नंबर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीसीज। तो असल में हाइड्रोजन एक आइटम नहीं, उसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स मिले हुए हैं, जैसे नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। समझना है? हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक स्पीसीज है, जैसे प्रजाति नहीं होते हैं जानवरों के, क्या होते हैं, प्रजाति, है ना, उनके उनसे आते हैं स्पीसीज अलग अलग। उसी तरह से एटॉमिक भी क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं, वो वहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल इसमें बता रखा है, हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन आइटम्स में क्या क्या होते हैं, 3 एटॉमिक स्पीसीज, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है। इसको डोनेट करने का यहाँ T, H और D। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन बट अ मास नंबर इज 1, 2, 3 रिस्पेक्टली। अदर सच एग्जाम्पल्स आर कार्बन, क्लोरीन। ठीक है। तो ये देखो कार्बन को इस तरह से दिखाया है, अभी यहाँ पे दिखा ना उन्होंने, ये है ना। On the basis of these example, isotopes define the atoms of same elements having same atomic number but different mass। तो यहाँ पे एक लाइन कह रहा है, आइसोटोप्स को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर कोई पूछेगा कि आइसोटोप्स कैसे डिफाइन होता है, डिफाइन द आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर किसी आइटम्स का सेम एलिमेंट होगा, है ना, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फिर से देखें, ध्यान से देखो, आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर आइटम सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर सेम होगा पर मास नंबर क्या होगा, अलग होगा। देयरफॉर वी कैन से दे आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए हम हाइड्रोजन के असल में आइसोटोप्स कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। निम्नली ये नाम यहाँ पे कोई सेम चीज दिया हुआ है। मैनी एलिमेंट कंसिस्ट मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। अभी हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे एलिमेंट्स में क्या होता है, आइसोटोप्स होते हैं। ईच आइसोटोप्स एलिमेंट्स हैज प्योर सब्सटेंस, और ये प्योर सब्सटेंस इसलिए होते हैं क्योंकि नेचुरली ऑकर्ड होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स सिमिलर बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स के अलग अलग होंगे, है ना, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। क्लोरीन ऑकर्स इन द नेचर ऑफ 2 आइसोटोपिक। जैसे एग्जांपल, क्लोरीन में आइसोटोपिक कितना होता है, 2 होता है। क्लोरीन का आइसोटोपिक कितना होता है, 3 होता है। जैसे इसका मास है 35 यूनिट और 37 इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज अराइज व्हाट शुड बी टेक मास ऑफ क्लोरीन आइटम। तो हम इसमें मास क्या लेंगे, द एवरेज एटॉमिक क्लोरीन आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। एक डाटा दिया हुआ है कि अगर हमारे पास मास है किसका, क्लोरीन का 35 और 37, तो उसकी मात्रा क्वांटिटी की उन्होंने अंदाज़ा बताया कि इसमें एक हो सकता है ये 75% हो, है ना, और एक क्या हो 25% हो। बस इसी को सॉल्व किया, टोटल निकल के कितना आएगा, तो ये पता होना चाहिए हमें परसेंटेज, है ना। द मास ऑफ an atom natural elements take an average mass of naturally occurring atom element if an element has no isotopes। कोई ऐसा एलिमेंट्स भी होता है जिसका कोई आइसोटॉप्स नहीं होता है, then the mass of an atom would be same and the sum of proton and neutron। तो फिर वहाँ पे क्या लेंगे हम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 ही चीज़ें, ठीक है। बट इफ द ऑकर्स आइसोटॉप्स, पर अगर होगा तो देन वी हैव टू परसेंटेज, तब हम परसेंटेज लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन ले लेंगे, और होगा तो क्या लेंगे हम, परसेंटेज। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तुमको परसेंटेज, क्योंकि इतना थोड़ा पता कि आप सबका परसेंटेज पॉसिबल नहीं याद करना, तो परसेंटेज दिया रहता है, ठीक है। This does not mean that one atom chlorine has fractional mass 35.5 unit. It means that if a certain amount of chlorine will contain both isotopes chlorine the average। तो ये जो मास नंबर दिया है ना, ये असल में एवरेज लिया जाता है,
ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो ये आइसोटोप्स के बारे में था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। अब लास्ट है, एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स एलिमेंट्स आर द सेम, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज सभी आइसोटोप्स के सेम होते हैं, पर चेंज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स के सबके सेम होते हैं, पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द टेकिंग मिक्सचर, बट सम आइसोटोप्स स्पेशल प्रॉपर्टी फाइंड द यूजफुल। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम उतना ध्यान नहीं देखते किसका आइसोटोप्स कितना है, किसका कितना, उससे कोई मतलब भी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनका यूज़ बहुत है, मतलब उसको थोड़ा सा अगर हम कम ज़्यादा मिला दें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो। पहला, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम यूज टू फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या होता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, है ना। ये दो ऐसे आइटम्स, ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। यानी कि इसका मैंने शायद बहुत पहले ही बताया था, 8th क्लास में, पता नहीं तुमको बताया गया, पर ये 9th क्लास में होता है। 1 किलो अगर यूरेनियम हमें मिल जाए तो हम 20 साल तक फ्री बिजली कर सकते हैं पूरे भारत में। ये बात शायद मैंने पहले ही बताया था, इतना पावरफुल होता है। इसीलिए इसको कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर किस लिए काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ज़्यादा नहीं है, 2 हैं शायद, 2 या 3 है, अभी ध्यान नहीं है मुझको, ठीक है। तो इसमें इस्तेमाल होता है, तो पहला काम, इसलिए आइसोटॉप्स बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो, जो आइसोटॉप्स हैं उसको कैंसर को ट्रीटमेंट, तो कैंसर को कैसे ट्रीट करेगा, जहाँ पे कैंसर होता है ना वहाँ पे वो रेडिएशन के थ्रू उसको क्या करेगा, उसको जला देगा, उस पार्ट को, ताकि वो फिर, और क्योंकि ये रेडिएटेड है, केमिकली है, तो वो फिर दोबारा जन्म होने देता नहीं है ना, मतलब बंद, इसलिए कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है इसका। तीसरा, आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सबको पता है, ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्रा, इसलिए सब बोलते हैं आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। नेक्स्ट है आइसोबार। लेट अस कंसिडर 2 एलिमेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। एक हम समझते हैं कि आइसोबार होता क्या है, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है, 2 एलिमेंट लिया हुआ है, आर्गन और कैल्शियम। द नंबर ऑफ प्रोटोन ऑफ दिस डिफरेंट, दोनों में प्रोटोन अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग है। बट द मास ऑफ बोथ एलिमेंट इज 40, पर दोनों का मास कितना आएगा, 40। दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द सेम आइटम्स इन पेयर ऑफ एलिमेंट, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर एंड नोन एज आइसोबार। यानी कि ऐसे आइटम जिसका मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, और एटॉमिक नंबर अलग होता है। क्या बोला मैंने, एटॉमिक नंबर अलग होता है लेकिन मास सेम होता है, उसे हम आइसोबार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, आइसोबार। थैंक यू।